नमस्कार, मैं जावेद खान। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण और धर्मांतरण से हो रहे उपद्रव के विषय में। धर्मांतरण को लेकर क्षेत्र में काफ़ी तनाव है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि धर्मांतरण की शुरुआत कब से हुई, क्यों हुई और किस लिए हुई। आदिवासी समाज सालों से, दशकों से वंचित रहा है। उस बीच नक्सलियों का आगमन होता है और नक्सलियों के आगमन के साथ साथ होता है धर्मांतरण का खेल शुरू। क्योंकि उस समय आदिवासियों को ये कहने का अधिकार नहीं था कि आप ये करो वो मत करो। नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। बकायदा खुलेआम धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, धर्मांतरित किया जा रहा था लोगों को। वो चाहे लालच देकर किया जा रहा हो या सेवा देकर, वो अलग मुद्दा है, पर धर्मांतरण हो रहा था। अब जब नक्सली समाप्त हो रहे हैं, नक्सली खत्म हो रहे हैं, तो आदिवासी समाज से आवाज उठने लगी है धर्मांतरण के खिलाफ। जो पहले नक्सलियों के डर की वजह से नहीं बोलते थे, अब वो सामने आने लगे हैं मुखर होकर के। नक्सलवाद के चलते धर्मांतरण क्षेत्र में बुरी तरह फैला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार चाहे इससे पहले जिसकी भी हो। हमारे क्षेत्र की बात करें तो हम बता दें आपको, 50% लोग कम से कम धर्मांतरित होकर ईसाई समुदाय समाज में जुड़ चुके हैं। उसकी वजह लालच भी हो सकती है, या किसी तरीके से उनको गुमराह किया जा रहा है। वजह चाहे जो भी हो, पर धर्मांतरण हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब नक्सली बैकफुट में है, नक्सली खत्म हो रहे हैं, तो जो आदिवासी के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत से प्यार करते हैं, वो धर्मांतरण को देख नहीं सकते और न ही वो चाहते हैं कि आदिवासी धर्मांतरित होकर के ईसाई बने और अपने धर्म को छोड़ें। अब वो मुखर होकर के इसका विरोध कर रहे हैं और इसका जो असर है वो क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है। जिस तरीके से आमाबेड़ा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा में मामला हुआ, काफी ज्यादा ये संवेदनशील मुद्दा है। इस विषय पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मामला शुरू कहां से हुआ और ये खत्म कैसे होगा। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहां पे अलर्ट है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। 144 लगा दी गई है। बावजूद इसके आदिवासी समाज अभी भी डटा हुआ है। कहीं से और जानकारी मिल रही है कि चर्च तोड़े जाएंगे। तो एक और उसमें से खबर निकल के आई है आज के दिन में कि 2 परिवार ईसाई धर्म छोड़कर के वापस अपने मूल धर्म में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक समय जब नक्सलवाद का हुआ करता था, तो आदिवासियों को, जो धर्मांतरित व्यक्ति हैं, उनको डर नहीं होता था। पर आज नक्सलियों के जाने के बाद एक बात भी है कि अगर एक ताकत खत्म होती है, तो उस ताकत की जगह लेने दूसरी ताकत आ जाती है। तो बस्तर में भी यही हो रहा है। नक्सलियों की ताकत समाप्त हुई, तो जो आदिवासी हैं वो अपनी ताकत बढ़ाने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सामने आ चुके हैं। मतलब नक्सलियों की ताकत जाने के बाद आदिवासी अपने पूरे ताकत से अपनी जड़ों को मजबूत करने में लग गए हैं। देखिए मामला क्या है। ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा में क्यों पुलिस वालों को मार खाना पड़ा, डंडा, लाठी, पत्थर से उनको मारा गया। एडिशनल एसपी को रायपुर रेफर किया गया। डीआईजी सर को भी चोट लगी। यहां तक कि 25 से 26 जवान घायल हुए। हमारे साथ देखिए पूरा मामला क्या है। मामले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो खबर है, सबसे बड़ी खबर पिछले 3-4 दिनों से चल रही है, धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के। हम बता दें आपको, कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा ग्राम पंचायत, जो कि आमाबेड़ा क्षेत्र में आता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। वहां जिस तरीके से धर्मांतरण का मुद्दा लगातार छाया हुआ है, वो अब लगातार तूल पकड़ रहा है। मामले की शुरुआत हम आपको इस मामले में क्या हुआ वो समझा देते हैं। मामले की शुरुआत हुई 15 दिसंबर को, जब
ग्राम पंचायत तेवड़ा के जो सरपंच हैं उनके पिता की मृत्यु होती है कोमलदेव हॉस्पिटल कांकेर में, और उनका शव लाया जाता है ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा में। अब ग्राम पंचायत बड़े तेवड़ा में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि उन्होंने धर्मांतरित होकर ईसाई समाज स्वीकार लिया है। पर यहाँ पे एक पेच और है। 4 भाई हैं, 4 भाई में से 3 भाइयों ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया है, किंतु उनके सबसे बड़े बेटे जो कि भारतीय जनता पार्टी में किसी पद में हैं, और उनके पिताजी जिनकी मृत्यु हुई, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म नहीं स्वीकारा था। अब बात ये हुई कि बड़े बेटे का कहना था कि पिताजी कभी चर्च नहीं गए, धर्मांतरण नहीं किया उन्होंने, तो इस वजह से वो जो आदिवासी की जो परंपरा है, संस्कृति है, उस आधार पे उनका अंतिम संस्कार करेंगे। इसके लिए उनके जो 3 भाई जो थे तो धर्मांतरित हो चुके हैं, उनका कहना था कि ठीक है, आप बात कर लीजिए पटेलों से और अपने गांव के गायता से। पर यहाँ पे मामला अब बनते जाता है राजनीति, क्योंकि अगर जो पिता है और पुत्र हैं दोनों के दोनों धर्मांतरित नहीं हुए थे, आदिवासी समाज में थे, और वो आदिवासी समाज से ही वहाँ पे कफन दफन करना चाहते थे। इस विषय में उन्होंने गायता और पटेल से भी बात कर ली, पर वहाँ पे राजनीति शुरू होती है। राजनीति शुरू तो होती है, जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं जो हार चुके थे, और उनके कुछ लोग, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इनको यहाँ पे शव गाड़ने की अनुमति नहीं देंगे। बात हुई 16 तारीख, 15 तारीख को उनकी मृत्यु हुई। देर शाम तक उनका शव लाया गया। भीड़ जमा होती गई गांव वालों की। अब भीड़ को देखते हुए मसीह समाज के लोग भी अपने जहाँ पे उनकी अंत्येष्टि होने वाली थी वहाँ पे जमा होते गए। और मज़ेदार पहलू ये है कि इस मामले में भीम आर्मी भी जो समुदाय है, क्रिश्चियन समुदाय, उनके साथ था, क्योंकि वो रात से ही जमा थे, अंतिम संस्कार था। अब आदिवासी समाज के लोगों द्वारा ये कहा गया रात के समय, रात को जब उनका शव दफनाने की बात आई, तो प्रशासनिक अमले के कुछ लोग थे, एसडीएम थे, साथ में पुलिस के थे, एडिशनल एसपी वगैरह सब थे। उन्होंने काफ़ी मनाया। मनाने के बाद उन्होंने गाँव वालों से ये कहा कि ठीक है, आप लोग अगर नहीं चाहते तो हम शव को ईसाई कब्रिस्तान जो कि कांकेर है या फिर अन्य जगह में, वहाँ पे ले जाके दफनाएंगे, पर आप लोग इसमें विवाद खड़ा मत कीजिए। बात हुई सुबह, जब गाँव वाले जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो जब उधर जाते हैं तो देखते हैं कि वो शव को उन्हीं के घर, सरपंच के घर की बाड़ी में, मतलब जो उसकी ज़मीन है उसमें दफना दिया गया था, और बाकायदा वहाँ पे सीमेंट से उसका मठ भी बना दिया गया था। मठ मतलब कब्रिस्तान, कब्र बना दी गई थी। अब ये बात आदिवासी देख के हैरान रह गए कि रातों रात किस तरीके से पुलिस प्रशासन के संरक्षण में और शासन के संरक्षण में, जबकि हमें मना किया गया था कि कब्र वहाँ पे नहीं बनाने देंगे, और रातों रात किस तरीके से बना दिया गया। आदिवासी समाज और ज़्यादा गुस्से में आई है कि हमसे कहा कुछ गया था और करा कुछ गया। तो पूरे आदिवासी इकट्ठा होने के बाद उन्होंने सीधा रुख किया जहाँ पे मृतक का शव था, जिसे दफना दिया गया था। मृतक के शव को के पास पहुंचकर जिस तरीके से उन्होंने शव को तोड़ा, पहले आप तो ये वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आगे की स्टोरी हम आपको बताते हैं। अब इस मारपीट की घटना में ये हुआ कि आदिवासी समुदाय, जिन्हें ये यकीन था कि कुछ 100-200 की संख्या में क्रिश्चियन समाज के लोग होंगे घर में, मगर वहाँ पर उनको ये एहसास नहीं था कि भीम आर्मी के लोग भी वहाँ पे हैं। भीम आर्मी के लोग आदिवासी समुदाय के ऊपर भारी पड़ गए। उन्होंने दौड़ा दौड़ा करके आदिवासी समुदाय के लोगों को मारा। अब उसके बाद 18 तारीख की बात, 18 तारीख को आमाबेड़ा में साप्ताहिक बाजार होता है। काफ़ी मात्रा में वहाँ लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद जो एक रोज़ पहले उनके आदिवासियों को जिस तरीके से मार पड़ी और आदिवासी अपनी जान बचाकर भागे थे, तो कहीं ना कहीं ये मामला था कि अब आर्या पार की लड़ाई आदिवासी समाज भी करेगा। भारी संख्या में पुलिस बल मंगाया गया। डीआरजी, जिला पुलिस, बस्तर फाइटर्स और जितने भी जिले के थाना के प्रभारी हैं वो सब वहाँ पे थे। साथ ही आपको बता दें, आपको
डीआईजी, एडिशनल एसपी, सभी अधिकारी पुलिस के सिवाय एसपी को छोड़कर सभी वहां पे मौजूद थे। पुलिस प्रशासन और इतनी फोर्स होने के बावजूद भी दूसरे दिन की बात हम बता दें आपको, दूसरे दिन जहां पे आमाबेड़ा का बाजार लगता है वहां पे चर्चा शुरू हुई। चर्चा शुरू होने के बाद उन्होंने तय किया कि आज वहां से शव को निकाला जाएगा किसी भी हाल में, और शव को निकालने के लिए जिस तरह से वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई और जिस तरीके से नारेबाजी हुई, छोटा सा वीडियो उसका भी आप देख लीजिए। ये हो गया यहाँ पे दंगा फसाद। देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पूरी तरह से वहाँ पे मारपीट और ये कर रहा है आदिवासी समाज। और अब 17 तारीख को जिस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों को मार पड़ी थी ईसाई मिशनरी और भीम आर्मी के द्वारा, तो 18 तारीख को आदिवासियों ने पूरे क्षेत्र से हर घर से ये खबर भिजवाई कि हर घर से 2 व्यक्ति जमा होंगे आमाबेड़ा में। और साथ ही ये बता दें आपको, पुलिस ने आमाबेड़ा क्षेत्र में घुसने के लिए जितने भी रास्ते थे सब में बैरिकेडिंग करवा के रखा था। सर्व आदिवासी समाज भी सभी सड़कों में तैनात थे, लकड़ी डंडे लेकर के। बाहरी लोगों को घुसने उनके द्वारा भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि मसीह समाज या फिर भीम आर्मी के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो वो भी डंडा लाठी लेकर सुबह 5 बजे से सड़कों में सभी तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया था। हालांकि उन्होंने हमें भी रोकने की कोशिश की, पर हम मीडिया कर्मी थे तो हमें जाने दिया गया। अब पहुंचते हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को आदिवासी बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गए आमाबेड़ा के बाजार में। अब वहां पे बात ये हुई कि शव को किसी भी हाल में निकालना है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ था। आखिर में पुलिस प्रशासन ने 108 शव वाहन वहां से बुलाया, शासकीय अस्पताल से एम्बुलेंस भी बुलाई, और वहां से सरपंच के घर से कब्र को खोद करके वो ले जाने लगे। इस पर भी आदिवासियों का आरोप यह था कि हमने तो देखा नहीं है कि वहां कब्र से उसके बॉडी को निकाला गया, या फिर इस गाड़ी में जो शव वाहन है कुछ और डाल करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो आदिवासी इस बात पर अटक गए कि हमको वो उस जगह देखनी है, वास्तव में वहां से कब्र से शरीर को हटाया गया है, नहीं हटाया है। पुलिस फोर्स तैनात थी, वहां जाने नहीं दिया गया। मामला धीरे धीरे शांत होता गया। बावजूद इसके कुछ लोगों ने इस मामले को नया रूप दिया, और उनका यह कहना था कि अब चर्च तोड़ना है। चर्च तोड़ने के नाम से भीड़ निकल गई। पहले बड़े तेवड़ा के चर्च में पहुंचे। बड़े तेवड़ा में पूरी तरह से चर्च को जला दिया गया, आगजनी की गई। हमने वहां पे खड़े होकर रिपोर्टिंग की, हमने दिखाया। इस सारे मामले में एक बात बताना आपको जरूरी है कि पुलिस प्रशासन और पुलिस के जो डीआरजी का बल था, बस्तर फाइटर्स के बल थे, जितने अग्रेसिव होते हैं, इस मामले में उतने ही शांत नजर आए। लाठी डंडे बंदूक सबसे लैस जितने भी बल हैं, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। ना ही किसी आदिवासियों को उन्होंने डंडे से मारा, ना ही किसी आदिवासी के साथ बदतमीजी की। सिर्फ वो आदिवासियों को रोकते रहे कि आप ऐसा मत करिए, निवेदन करते रह गए। यहाँ तक कि डीआईजी सर भी, एडिशनल एसपी भी, बड़े अधिकारी, एडीएम सभी उनको मनाते रह गए, पर उन्होंने पहला चर्च तोड़ दिया। पहला चर्च तोड़ा, उसका भी वीडियो आप पहले देखिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों ने पहला चर्च जलाया, आगजनी की घटना की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी उन्होंने घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी से पानी निकालने की कोशिश की गई तो उसको भी रोका गया। पुलिस वहाँ पे भी
अपने आप को संभाले रखी। हालांकि पर्याप्त संख्या में डीआरजी की बल थी वहां पे, वो डीआरजी जो नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है, वो बस्तर फाइटर्स के जवान जो कि नक्सलियों को यहाँ से दौड़ाने में, यहाँ से भगाने में कामयाब रहे, वो अपने आदिवासी समाज के ऊपर किस तरीके से प्रहार करते, ये भी एक बात थी। दूसरी बात, जब यहाँ का चर्च तोड़ा, उसके बाद ये बड़े तेवड़ा के चर्च तोड़ने के बाद आदिवासी समुदाय पूरा एक साथ जमा होकर अम्बाबेड़ा में एक स्थित चर्च में पहुंचा। अम्बाबेड़ा के चर्च में वहां पे उन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की घटना को अंजाम दिया। जो बाउंड्री वॉल था, बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। बाउंड्री वॉल को तोड़ने के बाद जब तीसरे चर्च की ओर जाने लगे, मामला यहाँ से बिगड़ा। हम आपको बता दें, जब तीसरे चर्च की ओर जाने लगे, शाम ढलने लगे थे, कुछ कुछ अंधेरा होने लगा था, उस वक्त जब पुलिस प्रशासन, उस समय डीआईजी सर भी थे, साथ में एडिशनल एसपी भी थे। यहाँ पे एडिशनल एसपी जो थे आशीष बंछोर, उनको यहाँ पे चोट लगी, क्योंकि आदिवासी समाज के पास गुलेल थे, और जो बांस वाले गुलेल होते हैं उसकी चोट बहुत ज़्यादा घातक होती है। लगातार उधर से गुलेल और पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, ईंट और डंडों से फेंक फेंक कर पुलिस प्रशासन के जो लोग थे उनके वो मारा जा रहा था। पुलिस प्रशासन अपने शील्ड से उनको बचाए हुए थे, हम भी उसमें फंस गए थे। पत्थर लग रहा था, मगर किंतु पुलिस वालों ने हमको भी सुरक्षित किया। शील्ड में बड़े बड़े पत्थर आके टकरा रहे थे, अगर वो नहीं होते तो शायद हमारा भी सर फट गया होता। हम वहाँ पे थे, हमने देखा है। उसके बाद जब वो बड़े चर्च में घुसे तो पुलिस प्रशासन के जितने भी कर्मी थे वो वहाँ पे जाके उनको मनाने की कोशिश की कि आप लोग मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत तोड़ो। जब पुलिस वालों ने उनको मनाया, उधर से फिर से पथराव चालू हुआ। पथराव चालू होने के बाद कुछ पुलिसकर्मी गुस्से में आए, उन्होंने डंडा उठाया, डंडा उठा के उनको भगाने की कोशिश की। इसके बाद जिस तरीके से मामला बिगड़ा, तो आदिवासी समाज कभी पुलिस वालों को दौड़ाकर मारता, तो कभी पुलिस वाले आदिवासी समाज के लोगों को दौड़ाते। ये देखिए, पुलिस वालों को भगाते हुए ग्रामीण, पुलिस वालों को भगाते हुए ग्रामीण, और पुलिस वाले अपनी जान बचाते हुए भाग रहे हैं यहाँ से। बहुत बड़ा मामला, मुद्दा बहुत बड़ा। पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ रहा है, अधिकारियों को जान बचाकर भागना पड़ा, बड़े बड़े ईंटों से मारा जा रहा है यहाँ पे। ये बहुत बुरी तरह से तरीके से पड़ा, और ये बड़े बड़े ईंट हमारे तरफ ही आ रहे हैं, यहाँ पे फेंका जा रहा है ईंट, और लगी है चोट अधिकारी को बहुत ज्यादा। मगर अगर हम बात करें तो आदिवासी समाज कहीं ज्यादा भारी पड़ा पुलिस प्रशासन पर। पुलिस प्रशासन नियमों को देखकर काम कर रहा था। आदिवासी समाज को इसका कोई डर नहीं था कि उनके साथ क्या होगा। और बड़े मुद्दे की बात यह है कि इन सब बातों में जो आदिवासी समाज के जो बड़े लीडर थे वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जो ग्रामीण थे, अंदरूनी क्षेत्रों से आए थे, गांव वाले आए थे, वो सामने में दिख रहे थे। वो मार खा भी रहे थे और मार भी रहे थे। एडिशनल कलेक्टर थे वहां पे, एडिशनल एसपी थे, अपने डीआईजी सर थे। डीआईजी सर वो एक नाली थे, नाले में फिसल गए, वहां गिरे। वो सिविल ड्रेस में थे, उनको कोई पहचान नहीं रहा था। मैं भी हालांकि उस समय नहीं पहचान रहा था कि वो डीआईजी सर हैं। उनको मैंने भी खींच के निकाला बाहर। मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया। खेत में कई लोग पड़े हुए थे, किसी के सिर में चोट लगी है, किसी के कंधे में चोट लगी है, किसी की पेट में चोट लगी है। पुलिस वाले 24 से 25 पुलिस वाले घायल हो गए, एक का जबड़ा टूट गया। आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति रही होगी। आज के समय में वहां पे फ्लैग मार्च पुलिस द्वारा किया गया है, धारा 144 लगा दी गई है, जबकि धारा 144 पहले लगा देनी चाहिए थी ताकि मामला आगे न बढ़े, परंतु मामला बढ़ने दिया गया। इसके पीछे क्या वजह है ये हम नहीं बता सकते, परंतु जिस तरीके से पुलिस को पहले एक्शन लेना चाहिए था, जिला प्रशासन को पहले एक्शन लेना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं लिया। पहले अगर 144 धारा लगा दिए पहले अगर 144 धारा लगा दी गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। पुलिस प्रशासन सब तरफ बैरिकेडिंग कर दिया था, आदिवासी समाज के लोग जमा हो गए, पर ईसाई मिशनरीज के लोग कहीं पे जमा नहीं हो पाए। हालांकि ईसाई मिशनरीज की तरफ से कल की घटना में कोई भी उन्होंने उपद्रव नहीं मचाया, वो अपने घर में ही शांति से बैठे रहे। उनके यहाँ से उनका पिता का शव निकाल करके दूसरे जगह ले जाया गया, उसका विरोध भी उन्होंने नहीं किया। उनका कहना है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और जाहिर सी बात है कि ये संवैधानिक अधिकारों का हनन मानते हैं, परंतु ग्रामीण का कहना है कि हमारी रूढ़ी परंपरा है। रूढ़ी परंपरा के आधार पे वो किसी भी इस तरीके के मामलों पे गायता और पटेल की अनुमति के बिना
कार्य नहीं कराते। घर में अगर बच्चा पैदा होता है उसकी जानकारी पटेल को और गायता को होती है, और किसी की मृत्यु होती है तो वो भी वहाँ पे गायता पटेल की भूमिका रहती है। तो अगर इस तरीके के मामले होते हैं तो वास्तव में चिंताजनक है। यहाँ पे हालांकि जो मृतक परिवार है वहाँ से जो सबसे बड़ा भाई है वो आदिवासी समाज से है, किंतु वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, और वो और उसके पिताजी वो भी प्रार्थना सभा में नहीं जाते थे, मिशनरी में नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आदिवासी रीति रिवाज से हो। मगर फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त पूरी जानकारी के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो साझा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।